सबसे प्रसिद्ध अपोलो मिशन नंबर 11 था। यह वह समय था जब नील आर्मस्ट्रैंग ने एक व्यक्ति के लिए एक छोटा कदम उठाया, लेकिन पूरी मानवता के लिए एक बड़ी छलांग लगाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद का मिशन कितना अविश्वसनीय था? मैं अपोलो 12 की बात कर रहा हूं। हर एक मिशन का अपना विशेष उद्देश्य था। अपोलो 11 का उद्देश्य यह साबित करना था कि मनुष्य चांद पर चल सकता है। 12वें मिशन का लक्ष्य यह दिखाना था कि हम न केवल चांद पर उतर सकते हैं, बल्कि जहां चाहें वहां सटीकता से लैंडिंग भी कर सकते हैं। अपोलो 12 को एक पुराने रोबोटिक अंतरिक्ष यान के पास उतरना था, जिसे नासा ने कुछ साल पहले भेजा था। अपोलो 12 मिशन सफल रहा और सभी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी लौट आए। पर इस मिशन का सबसे अद्भुत हिस्सा अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि उड़ान के पहले मिनट में था। यह सब फ्लोरिडा में 14 नवंबर 1969 की एक बादल भरी सुबह में शुरू हुआ। सैटर्न 5 कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च के लिए तैयार था। यह एक विशाल रॉकेट था जिसकी ऊंचाई 40 मंजिल की इमारत जितनी थी। इसके यात्री चार्ल्स कॉनराड, एलन बीन और रिचर्ड गॉर्डन थे। वे इस पल के लिए खुद को तैयार करने के लिए कई सालों से कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। तीनों अंतरिक्ष यात्री सुबह 6 बजे उठे, मेडिकल जांच से गुजरे और जहाज पर चढ़ गए। फिर उन्होंने सभी उपकरणों, सेंसर और संकेतकों की जांच शुरू की और कमांड सेंटर के डेटा से उनकी तुलना की। कोई समस्या नहीं थी। बादल छाए रहने से प्रक्षेपण में बाधा नहीं थी, इसलिए बारिश की चिंता नहीं थी। 11:22 पर उल्टी गिनती शुरू हुई। 11:23 पर इंजन ने काम करना शुरू किया। टरबाइनों से आग के बड़े खंभे फूटे और जहाज धीरे धीरे ऊपर उठा। यह भूरे बादलों के बीच से उड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। 33वें सेकंड पर चार्ल्स कॉनराड ने घोषणा की कि जहाज बढ़ती गति से ऊपर उठ रहा है। ह्यूस्टन में मुख्यालय को यह संदेश मिला और उसने कुछ उत्तर दिया, लेकिन उस समय लाइन के दूसरी तरफ एक दरार थी। सैटर्न 5 पर कुछ हुआ। 36 लॉन्च के 5 सेकंड बाद जब अलार्म ने कंट्रोल पैनल जलाया तो जहाज के चालक दल को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह अजीब था क्योंकि सैटर्न 5 ऊपर उठ रहा था और टीम को कोई कंपन या अशांति महसूस नहीं हुई। सब कुछ बढ़िया लग रहा था। बाद में ही उन्हें पता चला कि जहाज पर 6400 फीट की ऊंचाई पर बिजली गिरी थी। हालांकि पहली बार बिजली गिरने से कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, लेकिन दूसरी बार बिजली गिरने से स्थिति और खराब हो गई। जैसे ही 52 सेकंड पर बिजली फिर से गिरी, पैनल पर ISS चेतावनी लाइट जल उठी, जो जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली की स्थिति को इंगित करती थी। यह जहाज को उसके स्थान, गति और उड़ान कोण को समझने में मदद करती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह जहाज के हवा में घूमने का तरीका है, और यह सिस्टम 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर टूट गया। ह्यूस्टन में मुख्यालय और सैटर्न के चालक दल ने समस्या का पता लगाने की कोशिश की। फिर भी जहाज के इलेक्ट्रॉनिक्स ने विकृत डेटा दिखाया। टेलीमेट्री में विफलता थी। इसका मतलब यह था कि चालक दल के सदस्य और जमीन पर मौजूद कर्मचारी क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक नहीं कर सकते थे। इस दौरान जहाज की गति बढ़ती जा रही थी। सोचिए, उस पल जहाज पर लोगों को कैसा लगा होगा। एक विशाल रॉकेट, टूटी मार्गदर्शन प्रणाली और दोषपूर्ण उपकरणों के साथ पृथ्वी से दूर तेजी से उड़ रहा है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री घबराए नहीं। वे जानते थे कि तनावपूर्ण स्थितियों में कैसे रहना है। सैटर्न V अधिकतम दबाव पर पहुंच गया जब वायु प्रतिरोध ने जहाज पर सबसे ज्यादा भार डाला। यह क्षण अभी भी टेकोनफ के दौरान सबसे खतरनाक माना जाता है। 2 बिजली गिरने के बावजूद सैटर्न 5 अपने रास्ते पर था। इस बीच मुख्यालय ने स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की और सभी संकेतकों पर बारीकी से नजर रखी। चालक दल ने बताया कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन यह कमांड सेंटर को आश्वस्त नहीं कर सका। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था और इससे क्या समस्याएं होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में खराबी से न केवल जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली प्रभावित हुई, बल्कि बिजली वितरण प्रणाली भी क्षतिग्रस्त हो गई। कमांड सेंटर ईंधन टैंक और बैटरियों की स्थिति को देख और नियंत्रित नहीं कर सकता था। एक तरह से चालक दल और कमांड पोस्ट अंधे थे और जहाज ऊपर और ऊपर उठता गया। कोई नहीं जानता था कि जब जहाज बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा या चंद्रमा पर उतरेगा तो क्या होगा। पूरा मिशन खतरे में था। इस समय इंजीनियर जॉन एरन ने बचाव किया। उनकी सावधानी और सरलता ने मिशन को बचा लिया और नासा के इतिहास में दर्ज हो गया।
जॉन ने एक कंसोल संचालित किया जो जहाज के इलेक्ट्रिकल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की निगरानी करता था। उनके सामने 2 स्क्रीन थीं जो टेलीमेट्री डेटा में सभी परिवर्तनों को वास्तविक समय में दिखाती थीं। लॉन्च के 37 सेकंड बाद जब जहाज पर बिजली गिरी तो स्क्रीन पर विकृत डेटा दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं और आपकी स्मार्ट वॉच आपकी नब्ज और दूरी की निगरानी कर रही है। अचानक प्रति मिनट 150 बीट्स के बजाय घड़ी 1500 दिखाती है, जो शारीरिक रूप से असंभव है, और 3 मील के बजाय डिवाइस कुछ इंच प्रदर्शित करता है। तो जॉन एरन की स्क्रीन पर वही अर्थहीन और विकृत डेटा दिखाई दिया। लेकिन इन यादृच्छिक संख्याओं को देखने के बाद उन्हें कुछ अजीब पैटर्न मिले। जॉन को याद आया कि उन्होंने पहले कमांड मॉड्यूल के परीक्षणों के दौरान कुछ ऐसा ही देखा था। उन्होंने कुछ संकेतों को संसाधित करने वाले उपकरणों को देखा। इस प्रणाली का विवरण कहानी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जॉन ने देखा कि जब उस प्रणाली में बिजली गिरती है तो यह सैटर्न 5 के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देने वाली संख्याओं के समान होती है। फ्लाइट ए आह, बिजली गिरने से जहाज पर बिजली में कुछ समय के लिए गिरावट आई, लेकिन शून्य मानों के बजाय सेंसर और डिवाइस ने अव्यवस्थित संख्याएं दिखाईं। जॉन ने कमांड सेंटर में चीफ से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उन्हें इस समस्या को ठीक करने का तरीका पता है। उन्होंने क्रू मेंबर एलन बीन से भी संपर्क किया और उल्लेख किया कि उनके सामने 3 पोजीशन वाला एक खास स्विच है जिसे ऊपर उठाया गया था। इस स्विच को दूरसंचार उपकरणों को बिजली देने के लिए पूरे मिशन के दौरान उसी पोजीशन में बने रहना था। जॉन आरोन ने यह महसूस किया कि इस विफलता की समस्या को हल करने के लिए गलत सिस्टम को बिजली की आपूर्ति को बदलने की जरूरत है। एलन बीन ने स्विच फ्लिप किया और मॉड्यूल को दूसरे स्रोत पर बदल दिया। उसी पल सभी डिवाइस फिर से काम करने लगे। ह्यूस्टन में कमांड पोस्ट खुशी से चिल्ला उठा। चंद्रमा की उड़ान की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी। जहाज में अन्य समस्याएं थीं, लेकिन वे गंभीर नहीं थीं। नतीजतन मिशन सफल रहा। सैटर्न 5 सही बिंदु पर चंद्रमा पर उतरा। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह से मिट्टी के नमूने लिए और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। उसके बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री 5 बार और चांद पर गए। ऐसा आखिरी मिशन अपोलो 17 था, जो 7 दिसंबर 1972 को हुआ था। तब 11वें और 12वें लोग चांद पर गए थे। उसके बाद सभी अपोलो मिशन रद्द कर दिए गए थे। चांद पर जाने वाली पहली उड़ान की लागत लगभग $7 अरब थी, लेकिन मिशन की तैयारी के दौरान बजट बढ़कर $20 अरब तक पहुंच गया। नासा के लिए यह भी बहुत अधिक धनराशि थी। चांद की सतह पर चलना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। हर कोई इस बात में दिलचस्पी रखता था कि कोई व्यक्ति धरती के उपग्रह पर कदम रखे, लेकिन फिर धीरे धीरे जनता का समर्थन कम हो गया। इसके बाद के मिशनों में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई गई। इसके अलावा चांद पर जाने से कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं निकला। अपोलो 11 के बाद से वैज्ञानिकों को पर्याप्त मात्रा में चांद की मिट्टी मिल गई है, तो और अधिक धन खर्च करने का क्या अर्थ था। बढ़ती महंगाई के साथ ऐसे उत्सर्जन की लागत और बढ़ गई और नासा ने अन्य परियोजनाओं में निवेश करना शुरू किया। 70 के दशक में नासा के पास स्काईलैब था, जो एक कार्यशाला और वैज्ञानिक प्रयोगशाला के साथ पहला नियंत्रित अंतरिक्ष स्टेशन था जहां कई प्रयोग हुए। 80 के दशक की शुरुआत में नासा ने कई उपयोगों के लिए पहला अंतरिक्ष शटल बनाया। यह शटल उपग्रहों की मरम्मत कर सकता था और उन्हें पृथ्वी या उसकी कक्षा में वापस ला सकता था। 80 के दशक के अंत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बना और अब भी सफलतापूर्वक चल रहा है।